क्योंकि हमारे पास, और उसके बाद फिर हम डिटेल डिटेल में जो है ना, इसके बाद अगर हमारे पास लेक्चर बच गए तो फिर हम जो है या तो मर्केंटाइल लॉ को कवर करेंगे या फिर हम इसी की रिवीजन करेंगे। लेकिन आपकी जो है ना वो जो आपकी इंटीमेशन होगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी कि भाई ये सेक्शन हमें करवा दें, ये सेक्शन करवा दें, तो वो इंशाल्लाह उसकी बेस पे हम उसको रिवाइज करेंगे। तो मैंने आपको ये करवाना था, सेक्शन 139 है, ओथ ओथ एंड एफिडेविट बाय होम टू बी एडमिनिस्ट्रेड। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो कोर्ट है वो बेसिकली किसी कोई भी जो एफिडेविट है, एफिडेविट क्या होता है, बयान अल्फी कहा जाता है। बयान अल्फी का क्या मतलब है? बयान अल्फी का मतलब ये है कि मैं एक गवाही देता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है मेरे इल्म और यकीन से, और इसमें कोई भी चीज़ जो है ना वो मख्फी नहीं रखी गई, यानी कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं रखी गई, कोई भी चीज़ कंसील नहीं की गई। ठीक है, तो ये एफिडेविट बेसिकली हर जगह पे अप्लाई होता है। तो वो ये एफिडेविट जो है बेसिकली होता ये है, कोई भी बंदा, कोई भी कोर्ट मजिस्ट्रेट या कोई ऑफिसर जो कि हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया हो, या कोई और ऑफिसर जो अपॉइंट करे, ठीक है, वो उसका जो है ना क्या कहते हैं, उस बंदे का बयान अल्फी जो जिसने बयान अल्फी देना हो उसको वो जो है ना वो उसका हल्फ हल्फ ले सकता है। आपको पता है कि हल्फ क्या होता है? कि मैं जो कुछ कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मैं झूठ बोलूँ या कोई बहुत बात छुपाऊँ तो मुझसे अल्लाह नाराज़ हो या मुझ पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। इसी के लिए ये होता है, हम अल्लाह का कहर नाज़िल हो, तो अभी आजकल हमने इसको चेंज कर लिया, मुझसे अल्लाह नाराज़ हो। मकसद वही कहने का है कि जो है ना ये हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसमें कोई चीज़ जो गलत नहीं कही गई। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि जो क्या कहते हैं जो ऑफिसर है वो ले सकता है, उसका जो सबॉर्डिनेट है वो ले सकता है, एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑफ एनी एफिडेविट इन द केस ऑफ एनी एफिडेविट अंडर दिस कोड, एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट और एनी ऑफिसर और अदर पर्सन whom a high court may appoint in this behalf, or any officer appointed by any other court which the provincial government has generally specially empowered in this behalf may administer the oath to the deponent। डेपोनेंट का कौन बंदा होता है? जो कि ओथ दे रहा है, यानी कि जो क्या कहते हैं, जो कि अपना बयान अल्फी दे रहा है। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर आपने बयान अल्फी का जो उसका एक पम्फलेट होता है उसको देखा देखा जाए, तो वो पर्सन होता है जो कि स्टेटमेंट दे रहा होता है। और दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि डेपोनेंट इज द पर्सन हु मेक्स ए स्टेटमेंट अंडर ओथ इन एन ऑफ एफिडेविट और रिटन declaration। इन द पर्सन हु swears that the facts written in the affidavit are true to the best of my knowledge and belief। ठीक है जी। तो ये एक ये इम्पोर्टेंट है सेक्शन 139, जिसके अगेंस्ट आपका कोई भी पूछ सकता है कि आपने किस सेक्शन के अगेंस्ट आपने वोट लेना है। तो जो एविडेंस एविडेंस एक्ट तो होता ही है, लेकिन सीपीसी के अंदर भी सेक्शन 139 है, जिसके तहत जो है ना उससे बयान लिया जाता है, उसे हेल्प लिया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है, बाकी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है असेसर्स इन काज ऑफ सैवेजेस। असेसर्स क्या चीज़ है? असेसर्स बेसिकली ये जो सेक्शन है ना सारे का सारा, ये मेरीन के ऊपर है, यानी कि कोई जो बहरी जो हमारे मामलात होते हैं ना, जिसमें बहरी जहाज इन्वॉल्व है, या जिसमें मेरीन जो है ना टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके अंदर ये बेसिकली सेक्शन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन एन एडमायरटी और वाइस एडमायरटी काज। एडमायरटी क्या चीज़ है? एडमायरटी वो कानून है जो डील करता है मेरीन को, ठीक है, एडमायरटी वो कानून है जो कि डील करता है मेरीन को। मतलब क्या कहने का है कि admiralty cause means a case related to maritime sea matters usually involving ships navigation और sea trade। sea trade के अंदर जो इन्वॉल्व है केस, उसके रिलेटेड ये admiralty cause जो है ये इसमें शामिल की गई है। Vice admiralty cause refers to similar maritime cases heard by courts exercising admiralty jurisdiction in territories outside the main admiralty court। यानी कि उसके अलावा जो दूसरा बंदा है वो भी बेसिकली सेम टू सेम मेरी टाइम, यानी कि जो सी के मैटर हैं उनको, सी ट्रेड के बारे में जो मैटर्स हैं उसके बारे में सारे का सारा जो है ना वो उसमें देखते हैं। तो इसमें सेक्शन में जो दिया गया सैल्वेज दिया गया है, सैल्वेज क्या चीज़ है? काज ऑफ सैल्वेज। सैल्वेज क्या चीज़ है? सेविंग ए शिप कार्गो और प्रॉपर्टी फ्रॉम डेंजर एट सी
फॉर एग्जाम्पल रेस्क्यूइंग ए सिंकिंग वेसल। सिंकिंग वेसल मतलब कोई बंदा कुछ डूब रहा है, कोई कश्ती डूब रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको एक ऐसा जो कार्गो है या प्रॉपर्टी है उसको जो सी से डेंजर से, यानी कि उसको डूबने से बचाया जाए। ठीक है। ए पर्सन हु सेव्स इट इज इंटाइटल्ड टू सैल्वेज रिवार्ड और कंपनसेशन। जो बंदा इसको बचाता है, किसी भी यार्ड को बचाता है या किसी शिप को बचाता है, तो वो क्या, उसको कंपनसेशन दी जाए, यानी कि कोर्ट की तरफ से अगर किसी ने ऐसा कोई मैटर आ गया है जिसमें मैरीटाइम या जिसमें शिप की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, तो जो पर्सन जो उसको बचाता है, बेसिकली उसको रिवॉर्ड और कंपनसेशन यानी कि उसको पैसे दिए जाएं। टू वेज, इसके मामले में टू वेज का मतलब क्या है? टू वेज का मतलब क्या है कि पुलिंग और सिस्टिंग ए शिप बाय अनदर वेसल, दूसरी एक चीज से एक शिप को खींचा जाए। फॉर एग्जाम्पल कोई मसला बन जाता है, एक शिप जो है वो चल नहीं रही किसी वजह से, उसकी मशीनरी खराब हो गई है, या उसके जो क्या कहते हैं, क्योंकि बेसिकली शिप जो है चलता तो वो इसके साथ ही है ना, बैटरी वगैरह के साथ या पेट्रोल के साथ चलता है, गाड़ी ही होती है बेसिकली। तो उसको चलने के लिए अगर वो चल नहीं रहा, तो उसके लिए यूजुअली व्हेन इट कैन नॉट मूव और ऑन इट्स ओन और नीड्स हेल्प एंटरिंग और लीविंग ए पोर्ट, यानी कि पोर्ट के करीब या एंटर होते हुए या उसको छोड़ते हुए कोई जो शिप है वो काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक और शिप को हायर किया जाता है जो कि उसको खींचता है। जैसे गाड़ी को खराब हो जाए तो उसको दूसरी गाड़ी के साथ खींचा जाता है या असिस्ट करवाया जाता है। ठीक है। इसके बाद कोलिजन है। कोलिजन का मतलब ये है कि एक्सीडेंट से जो दो दो शिप जो है स्ट्राइक कर जाए एक दूसरे के साथ, तो वन वन शिप हिट्स अनदर वेसल और ऑब्जेक्ट इन वाटर काजिंग डैमेज। तो डैमेज के बारे में इसका जिक्र किया गया है। तो इनर एडमायरटी और वाइस एडमायरटी काज और सैल्वेज टोवेज और कोलिजन, द कोर्ट वेदर इट इज एक्सरसाइजिंग इट्स ओरिजिनल सेपरेट जुरिसडिक्शन। या तो वो जो के कोर्ट है वो पहली jurisdiction, पहली कोर्ट है जिसमें केस दायर किया गया, या फिर अपील में चले गए, और इट्स एपीलेट जुरिसडिक्शन में इफ इट थिंक fit and shall upon request of either party to such cause summon to its existence in such manner as it may direct or may be prescribed to competent assessors, and such assessors shall attend and assist accordingly। तो उसको दूसरी पार्टी, कोई भी पार्टी हो जिसमें एक प्रॉब्लम आ रही हो, उसको समन भेजा जाता है कि भाई इसमें हमारी मदद की जाए ताकि हम इस शिप वाले मसले को हल कर सकें। तो उसके लिए दो कम्पिटेंट असेसर्स यानी कि दो बंदे भी हायर किए जा सकते हैं, और एक बंदा भी हायर किया जा सकता है जो कि उसको सही तरह जानता हो इस मसले को। एवरी सच शैल रिसीव सच फीस फॉर इस अटेंडेंस to be paid by such on the of the parties as the court have may direct or as may be prescribed। मतलब क्या है कि उसको फीस दी जाएगी, और फीस को जो डिसाइड करेगी कोर्ट डिसाइड करेगी, और वो कौन देगा, वो पार्टी देंगी जिसने वहाँ पे उन्होंने को मसला मसाइल हल करवाना है। ठीक है। इसका मतलब इसको क्या हुआ कि पे भी दी जाती है इस बंदे को। वो कौन बंदा होता है असेसर? मैंने आपको पहले बताया, रिपीट कर देता हूँ दोबारा कि असेसर क्या है। असेसर इज ए पर्सन विद स्पेशल नॉलेज और एक्सपर्टीज हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू असिस्ट द जज इन अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड मैटर्स इन्वॉल्व इन ए केस। यानी कि इसके अंदर मेरे टाइम के जो मसले मसाइल हैं उसके बारे में वो जानता हो, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ओनली ओपिनियन कंसिडर्ड बाय द कोर्ट नॉट डिसाइड द केस, यानी कि वो ओपिनियन दे सकता है कोर्ट को, वो केस को डिसाइड नहीं करवा सकता। ठीक है। असिस्ट करवा सकता है कोर्ट को, कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर को असिस्ट करवा सकता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मैटर। ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है। और जब भी वो चाहे वहाँ पे वो जा सकता है, जब कोर्ट बुलाए तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को वो अटेंड कर सकता है और एडवाइस कर सकता है। ठीक है। इफ सिविल केस इन्वॉल्व complex construction defects, the court may appoint an engineer as an assessor to explain the technical aspects to the judge। मतलब क्या है कि इसकी एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हैं कि कोई सिविल केस के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन है किसी बिल्डिंग की, तो उसके अंदर उसको समझ नहीं आ रही या वो डिफेक्ट्स निकल गए हैं उसके अंदर, तो कोर्ट किसी भी इंजीनियर को जो कि अपॉइंट किया जाएगा एज ए असेसर सेक्शन 40 के अगेंस्ट के अंडर, कि वो एज ए इंजीनियर के तौर पे काम करेगा और असेसर के तौर पे काम करेगा टू एक्सप्लेन द टेक्निकल एस्पेक्ट टू द जज, के जज को बताया कि इसमें टेक्निकल मसले मसाइल क्या आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये इस सेक्शन का हवाला दिया गया है। सेक्शन 140 डील करता है मैरीटाइम यानी कि शिप्स के मामलात को देखने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद मिसलिनियस प्रोसीडिंग्स क्या है कि जो मुख्तलिफ किस्म की प्रोसीडिंग्स हैं उनको जहाँ पे एप्लीकेबल होगा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वहाँ पे आएगी। ठीक है। ऑर्डर एंड नोटिस टू बी राइटिंग, राइटिंग जो ऑर्डर हैं जो भी है नोटिस उनको राइटिंग में दिया जाएगा।
ठीक है जी। पोस्टेज का मैटर मैटर है, कोई भी चीज़ पोस्ट करनी है, समन करना है, लेटर करना है, तो ये आम चीज़ है जो कि हम इस चीज़ को सेक्शन 143 के अगेंस्ट करते हैं। तो कि जो कोर्ट के ऑर्डर होते हैं कि उसके हिसाब से समन्स को जो है ना वो भेजा जाता है, ताकि मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके बारे में, जिसकी जो बंदा इन्वॉल्व हो उसको वहाँ पे बुलाया जा सके। ठीक है। अंडर द कोड ये क्या कहता है कि द पोस्टेज वे, अच्छा, उसके चार्जेस जो हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा? उसके चार्जेस जो हैं वो पार्टीज ही बर्दाश्त करेंगी। पोस्टेज वेयर चार्जेबल और ऑन ए नोटिस समन और लेटर इशूड बाय, ठीक है, सेक्शन 143 है ये, issued by under the code and forwarded by post, and the fees for registering the same shall be paid within the time to be fixed before the communication is made। यानी कि इसकी फ़ी पहले पे की जाती है, पोस्टेज के समन भेजने हैं या कोई कोर्ट फीस का अदा करना है या कोई भी नोटिस भेजना है, तो उसको टाइम से पहले, जो आपकी कम्युनिकेशन जब भी मिलती होती है कोर्ट के साथ मिलके, तो कम्युनिकेशन जब भी होती है, यानी कि आपका आमना सामना होता है, तो उस वक्त जो है उसको क्या कहते हैं, जो दिए भेजा जाता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि आपका जो कोर्ट जो है वो इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। वो पोस्टेज के जो सारा कुछ जो है वो कोर्ट जो है वो अदालत पार्टी से लेके उनको जो है क्या कहते हैं वो भिजवाया जाता है, ताकि जो है वहाँ पे आ जाए और उसको चेक करे आके। ठीक है जी। तो इसमें ये चीज़ें देखने वाली हैं। उसके पास जो मेन चीज़ आती है, फॉर एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन क्या था? बहाल करना। एप्लीकेशन बहाल करने का मकसद क्या है यहाँ पे? बहाल करने का मकसद ये है कि कोई केस जो है वो सस्पेंड हो गया। सस्पेंड कैसे हो गया? कि बंदा आया नहीं है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया कि वो एक्स पार्टी भी नहीं की इसने, और उसने जो है क्या कहते हैं एक्स पार्टी ना करने के बावजूद जो है वो केस अभी इसने किसी वजह से डिसमिस नहीं किया। तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट उसको वक्ती तौर पे उसको सस्पेंड कर देती है केस को, यानी कि उसकी तारीख नहीं लगाती। तो जब अगर पार्टी आ जाए उसके अंदर उतनी दौरान में, तो उसको कहा जाता है कि कोर्ट को बहाल किया जाए। या फिर उसके अंदर की डिग्री को, व्हेन एंड इन सो फार एज डिग्री इज वेरिड, कोई चेंज हो जाए या रिवर्स हो जाए। रिवर्स का मतलब वापस आ जाए। रिवर्स कैसे होती है? कि कोई केस अदालत ने केस रिवर्स कर दिया। ठीक है। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, जो पहली कोर्ट है, शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटाइटल टू एनी बी ऑन टू एनी बी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन और otherwise cause such restitution to be made as well, so far as may be, place the parties in the position which they would have occupied but for such degree on such part thereof has been varied or reversed। कोई भी पार्ट उसका जो है, बेसिकली ये इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो ये देखें। कोई भी पार्ट जो है वो ऑक्युपाइड किया जाए डिग्री में, ऑन सच पार्ट हैव ऑक्युपाइड बट सच डिग्री और सच पार्ट देयर ऑफ हैज बीन वेरीड। कोई इसका पार्ट जो है वो चेंज हो गया है या उसको रिवर्स कर दिया जाए किसी वजह से, कि डिग्री को रिवर्स का मतलब मैंने पहले बताया है कि कोई मसला मसाइल आ जाता है तो केट को डिग्री को रिवर्स कर दिया जाता है, कि दोबारा इसको कोर्ट फर्स्ट इंस्टांस जो है पहली कोर्ट उसको सुनेगी। ठीक है। द कोर्ट में मेक एनी ऑर्डर इंक्लूडिंग ऑर्डर्स फॉर द रिफंड ऑफ कॉस्ट, कि उसको जो कोई भी जो ऑर्डर है उसको कि कॉस्ट जो उसके अंदर आई है, जो भी इसमें खर्चा है उसको रिफंड किया जाए, एंड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, या उसमें कोई सूद की पेमेंट दी जाए, कोई डैमेजेस हो गए हैं कोई कंपनसेशन दी जाए, प्रॉफिट उसके इन्वॉल्व है, किसी ने नाजायज उसमें प्रॉफिट लिया है, विच आर प्रॉपरली कंसिक्वेंशियल ऑन सच वेरिएशन और रिवर्सल। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोर्ट जो है किसी भी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट जो है वो दे सकती है, अगर उसको केस को वाया रिवर्स किया जाए। तो वो ज़ाहिर है जो रिवर्स किया जाता है तो दूसरी पार्टी जो है वो ज़ाहिर है वो कहेगी कि तुमने मेरा टाइम ज़ाया किया, तो उसकी कंपनसेशन दी जाए, तो या फिर इसको चेंज किया जाए डिग्री को। ठीक है। कोई ये मसले मसाइल बन जाते हैं, बाद बार डिग्री को चेंज किया जाता है, कोर्ट को पता बाद में चलता है कि इसकी चीज़ में कुछ चीज़ें और भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर इसको वो जो दोबारा एविडेंस करवाई जाती है, दोबारा केस को नई सिरे से सुना जाता है। तो कोर्ट अगर तो वो फर्स्ट इंस्टांस की है तो उसी वक्त उसको चेंज कर देगी, या अगर एपेलेट जुरिस्डिक्शन है तो उसको रिवर्स कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस, यानी कि जो जहाँ पे पहली दफ़ा जो है ना आपने केस को जो वो आपने वहाँ पे जो पहली दफ़ा दायर किया है। ठीक है। दोनों सूरतों में एप्लीकेशन दी जाती है। ठीक है। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, ये सेक्शन दो आपका जो सब सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नो सूट शैल बी, ये ये वाला जो नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, कोई दूसरा
सूट नहीं किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ obtaining एनी रेस्टिट्यूशन और अदर बिलीफ रिलीफ विच कुड बी obtained बाय एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। यानी कि सबसेक्शन 1 के अगेंस्ट कोई भी जो केस जो सुना गया है, जो इसको बहाल किया है, उसके अलावा कोई केस नहीं किया जाएगा। यानी कि इसके बारे में भी बताया जाता है कि केसेस को रोका जाए, कि आप ज्यादा जो है ना इसको ना सुने, या ज्यादा केसेस ना किए जाएं। उसके बाद ये आखिरी पेज है जो आपका जी, इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब क्या है कि श्योरिटी के तौर पे, जमानत के तौर पे, दूसरे लफ्जों में, कि वेयर एनी पर्सन हैज बिकम लायबल एज श्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिग्री। एक बंदे को जमानती को कहा जाए कि वो उसने डिग्री के को परफॉर्म करवाना है, डिग्री को अमली जामा पहनाना है, तो डिग्री है उसको श्योरिटी के तौर पर, एनी पार्ट देयर ऑफ, और फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, और किसी प्रॉपर्टी की बहाली के लिए, टेकन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। डिग्री डिग्री की एग्जीक्यूशन यानी कि डिग्री की इम्प्लीमेंटेशन, जो भी अमली जामा बनाना है, डिग्री होगी आपके हक में, तो आपने एग्जीक्यूशन के अंदर आपने प्रॉपर्टी को बहाल करवाना है। तो वो उसके अंदर जो भी श्योरिटी दी जाती है, ठीक है, पर जो पर्सन हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, फॉर द पेमेंट ऑफ एनी मनी, को आपने पेमेंट देनी है, और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन इम्पोज्ड ऑन एनी पर्सन, कोई भी और कोई हालत को मुकम्मल करना है, अंडर एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इन एनी सूट और एनी प्रोसीडिंग कंसिक्वेंट देयरिन, के उसके जो उसके साथ कोई भी चीज़ के में कोई भी कंडीशन को फुलफिल करवाना है, द डिग्री और ऑर्डर मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हिम, जो उसकी डिग्री उसके अगेंस्ट हो गई है, टू द एक्सटेंट टू विच इट ही हैज़ रेंडर्ड हिमसेल्फ पर्सनली लायबल। वो उसने पहली केस के अंदर उसने क्या किया कि उसने अपनी एक जमानत दी कि जी कोई भी मसला बनेगा तो मैं जिम्मेदार हूँगा। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी उस हद तक, जब जितनी उसने श्योरिटी दी है उसके अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल उसके पास एक एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उसने अगर 5 लाख की श्योरिटी दी है, वो 5 लाख तक ही लायबल होगा देने का। वो उसमें ये नहीं कर सकता कि वो जो 10 लाख उसके पास पड़ा है वो पूरे का पूरा उससे लिया जाए, नहीं। उसके पास 5 लाख की जो लाइबिलिटी है, तो 5 लाख ही उससे ली जाएगी, लिया जाएगा। इन द मैनर हेयर इन प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, एंड सच पर्सन शेल फॉर द पर्पज ऑफ अपील बी डीम्ड ए पार्टी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहता है? सेक्शन ये कहता है कि अपील के लिए भी, अगर वो अपील के अंदर है और उसकी एग्जीक्यूशन डिग्री डिग्री एग्जीक्यूशन के अंदर गई है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए गई है, तो उस वक्त भी यही चीज़ की जाएगी कि अगर उसने श्योरिटी दी हुई है, अगर उसने किसी प्रॉपर्टी की श्योरिटी दी है, तो जितनी प्रॉपर्टी की श्योरिटी दी है वो उसे ली जाएगी, अगर उसमें कोई मसला बनता है। या उसने कोई पेमेंट देनी है, तो उसके जितनी उसने पेमेंट का कहा हुआ है उतनी पेमेंट तक वो लायबल होगा। तो सेक्शन 47 क्या कहता है कि क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन टू बी डिटर्मिन, सेक्शन 47 जो आप इसमें सीपीसी में पढ़ेंगे, आपने बल्कि पढ़ लिया होगा, इसको मैंने पहले पढ़ाया था, कि वो क्वेश्चन डिटर्मिन कोर्ट जो है ना, वो एग्जीक्यूशन डिग्री जो है उसमें डिसाइड करेगी कि क्या मसला मसाइल होगा। ठीक है, उसके अंदर मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि सेक्शन 47 का क्या है। सेक्शन 47 ये कहता है कि ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टी टू द सूट इन विच द डिग्री वाज पास्ड और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री शैल बी डिटरमिन बाय द कोर्ट। कोई भी मसला मसाइल हुआ तो जो कोर्ट है वो डिटरमिन करेगी, वो डिसाइड करेगी। दूसरा सबसेक्शन कहता है एडजस्टमेंट की जाएगी, यानी कोई भी एडजस्टमेंट चाहिए, कि सूट के अंदर कोई एडजस्टमेंट करनी है, कोई कोर्ट फीस ज़्यादा लेनी है, कोई पेमेंट का ऑर्डर करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसकी एडजस्टमेंट करेगी, यानी कि बताए कोर्ट के इतनी पैसे आपने देने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरी है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि पर्सन जो है वहाँ पे, पार्टी का जो बंदा है वहाँ पे आया नहीं है, तो उसके लिए डिटर्मिन कोर्ट करेगी कि आया उस बंदे को बुलाया जाए, या कि उससे, अगर वो नहीं आ सकता, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था जिसके अंदर पर्दानशीन औरत के बारे में था, कि जिसको एग्जामेशन दी गई है, अगर उसको एग्जामेशन उसके अंदर दी गई है, वो बंदा पा जाए, तो फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसके लिए एक अलहदा बंदा मंतखब करेगी, जो जाके उसके बिहाफ पे उसे जो है ना वो क्या कहते हैं, उसे एविडेंस लेगा। ठीक है, या फिर वो कोर्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगी। इसका मतलब क्या है कि फॉर द पर्पस दिस सेक्शन प्लेंटिफ हु सूट हैज बीन डिसमिस्ड एंड द डिफेंडेंट अगेंस्ट हुम सूट हैज बीन डिसमिस्ड आर पार्टीज टू द सूट। इसका मतलब क्या है कि वो पार्टीज होंगी, जो डिफेंडेंट जो उसके खिलाफ
अगर उसने केस किया है तो वो प्लेंटिफ जिसका केस डिसमिस हो गया है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट वो केस जो है ना उसके खिलाफ डिसमिस हुआ है, तो वो पार्टीज होंगी, यानी कि वो पार्टी तो पता डिग्री होंगी कि जिस जो भी इसके बारे में बंदे इन्वॉल्व होंगे, वो कोई भी पार्टी उसके अलावा उसके हक में कोर्ट अदालत अदालत जो है वो डिसीजन नहीं ले सकती। इसका मतलब क्या है कि पार्टी फॉर एग्जाम्पल ए और बी है, तो आप सी के हक में वो फैसला नहीं दे सकते। ठीक है जी। उसके बाद है जी, इसके बाद मेन चीज़ आपकी जो आ जाती है, वो भी प्रोसीडिंग्स बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव है कि आप कोई उसका जो आपका उसके बिहाफ कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसका जो प्रोसीडिंग्स कैसे करेगा, ज़ाहिर है वो उसकी बिहाफ पे काम करेगा। अगर एक बंदा नहीं गया तो उसकी जगह पे जो भी बंदा वकील जाता है या उसको अटॉर्नी जाता है दूसरे लफ्ज़ों में। उसके बाद सेक्शन 147 कहता है कि कॉन्सेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी कि जो डिसेबल बंदा है उसकी कॉन्सेंट भी चाहिए, उसकी मर्जी चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। तो फिर क्या किया जाएगा, इन ऑल सूट्स टू विच एनी पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इज ए पार्टी एनी कॉन्सेंट और एग्रीमेंट और एज टू एनी प्रोसीडिंग शेल इफ गिवन और मेड विद द एक्सप्रेस लीव ऑफ द कोर्ट। यहाँ पे मेन चीज़ आपकी जो मैंने आपको पहले भी बार बार मैं कहता होता हूँ कि एक्सप्रेस लीव ऑफ द कोर्ट है। एक्सप्रेस लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या है कि जो कोर्ट से इजाज़त लेना। एक्सप्रेस लीव ऑफ द कोर्ट सिंपली जो है ना, सामने कोर्ट से इजाज़त ली जाए कि जो डिसेबल बंदा है उसकी कॉन्सेंट या एग्रीमेंट जो भी करवाना है, तो क्या किया जाए, उसका कोई नेक्स्ट फ्रेंड है या उसका कोई गार्डियन हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट। तो उसका क्या होगा कि उसकी जगह पे जो भी बंदा उसकी गवाही देगा तो उसके पास उतनी फोर्स होगी, उतनी इफेक्ट होगा, यानी कि वो ऐसे होगा जैसे वो डिसेबल पर्सन वहां पे खड़ा है। ठीक है। एज ए सच पर्सन वर अंडर एंड नो डिसेबिलिटी, अगर ऐसा समझा जाएगा कि उसकी डिसेबिलिटी कोई भी नहीं है, एंड हैड गिवन सच कॉन्सेंट और मेड सच एग्रीमेंट, कि वो वहां पे जाके कोई भी एग्रीमेंट जो है वो कर सकता है। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 148 क्या कहता है, सेक्शन 148 कहता है इनलार्जमेंट ऑफ टाइम। कि इसका मतलब क्या है कि आपने टाइम दिया था रीजनल फिक्स के लिए लेकिन वो बंदा नहीं आया, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट में इन डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम इन लार्ज सच पीरियड। यानी कि फॉर एग्जांपल ये शुरू में किया जाता है या जब एविडेंस करवानी होती है खास तौर पे, कि आपने एक माह का टाइम दिया या आपने 15 दिन का टाइम दिया तो बंदा नहीं आया, तो फिर अगर वो बंदा उसकी जगह पे कोई कोजेंट रीज़न दे दे, यानी कि कोई अच्छी सही रीज़न दे दे, कोई वजह बता दे कि ये इस वजह से मैं नहीं आ सका, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको पीरियड को ओरिजिनली को जो फिक्स है उसको जो है उसको बढ़ा दिया जाता है टाइम को, यानी कि ठीक है तुम कल परसों आ जाना, ये 10 दिन के बाद आ जाना। पावर टू मेक अप डेफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फीस। तो कब मेकअप का मतलब क्या है कि यहाँ पे डेफिशिएंसी कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं गई, जब आप कोर्ट फीस एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये होगा कि जो कोर्ट फीस अदा नहीं की जाती तो कोर्ट जो है वो जुर्माना रख देती है। तो ठीक है, इसमें इसमें भी यही कहा गया है कि कोर्ट अगर वो उसमें इसको पे नहीं किया गया, उसकी फीस अदा नहीं की गई, तो कोर्ट कहती है कि ठीक है तुम ऐसे करो, तुम अगली दफ़ा जब आओगे अदालत में तो उसमें ये फीस अदा करके आना। तो वो ऐसा समझा जाएगा जैसे आपने जब पहली दफ़ा आपको कहा गया था जमा करवाने का, उसी तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा कि पहली दफ़ा जैसे किया गया था उसी तरीके से आपने अब जमा करा दी। फॉर एग्जांपल उसको कहा गया, पहली हीयरिंग में कहा गया कि भाई कोर्ट फीस अदा करो। मुख्तलिफ जो केसेस हैं जिनमें मॉनिटरी बेनिफिट होता है या मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, उसके अंदर कोर्ट फीस मुख्तलिफ जो है अमाउंट दी जाती है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख से अबव जो है वो 2 लाख रुपए अपना 20 हज़ार देना है, 15 हज़ार देना है। ठीक है। तो 15 हज़ार रुपये आपने दे दें फर्स्ट इंस्टांस पे, जब अगली पेशी पे आए तो 15 हज़ार दे के लेके आए, लेकिन वो दो दूसरी तारीख में भी पैसे नहीं जमा करवाता या कोर्ट फीस अदा नहीं करता, तो फिर कोर्ट कहेगी कि ठीक है तुम तीसरी फोर्थ चौथी जो है ना अपना पेशी पे ये पैसे दे देना। तो उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे हम उसने पहली दफ़ा ही उसको जमा करवाए हैं पैसे। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि सेव एंड अदरवाइज प्रोवाइडेड वे द बिजनेस ऑफ एनी कोर्ट इज ट्रांसफर्ड। यानी का मतलब क्या है कि कोर्ट अब अक्सर जो है ये कोर्ट के जो क्योंकि अदालतें कम हैं और केसेस ज़्यादा हैं, तो कट बर्डन कम करने के लिए, शफलिंग करने के लिए बाज़ दफ़ा जो सीनियर सिविल जज है जो इसके ऊपर बैठा होता है वो क्या करता है, वो केस को चेंज कर देता है। यानी कि वो एक अदालत से दूसरी अदालत में चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मेरा केस परसों लगा हुआ था, तो वो एक जगह पे जिस मैडम के पास लगा हुआ था, ठीक है, उसके बाद वो केस जो है वो एक मेल के पास चला गया, तो वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि भाई वो जैसा फीमेल के पास लगा हुआ था उसी तरीके से वो मेल भी इसी तरीके को ट्रीट करेगा। ठीक है जी। तो ये इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि किस तरीके से आप जो है इसको बिजनेस को चलाते हैं। तो ठीक है, ये इसके अंदर ये कहा है कि विच द सच एज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड वे द बिजनेस ऑफ एनी कोर्ट इज ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्ट
The court to which the basis is so transferred shall have the same powers and shall perform the same duties as those respectively conferred and imposed by or under this code upon the court from which the business was so transferred। यानी कि जहां से केस को ट्रांसफर किया गया दूसरी अदालत में भी उसके पास भी उतनी पावर होगी जितनी के वही पावर होगी जो कि आपके पहले जज के पास थी, आपके पास भी वही पावर होगी। मोस्टली ये किया किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली होता ही है कि केसेस क्योंकि 350 40 के 400 के करीब लगे होते हैं मोस्टली। मिनिमम जो केस लगा होता है वो किसी भी जज के पास, खासतौर पे जो फर्स्ट क्लास जज है उनके पास तकरीबन को 150 200 के करीब केस लगा होता है। और जो सिविल जज थ्री जो क्या कहते हैं थर्ड डिवीजन में है आते जो, ठीक है, उनमें केसेस भी बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, तो वो फिर वो शफलिंग कर दी जाती है एक केस को दूसरे केस में। अगर थर्ड ग्रेड जो जज है या उसका जो उसने वो केस को डिसाइड किया उसके एग्जीक्यूशन जो है वो भी फर्स्ट ग्रेड जो जज है उसके पास चली जाती है कि भाई आपने थर्ड वाले ने इसको डिसाइड किया है, अब आप इसको जो है ना इसकी एग्जीक्यूशन करवाएं। तो एग्जीक्यूशन में क्योंकि इतना मसला नहीं होता, वो आपने अदालत में क्योंकि डिग्री के साथ लगा के आपने एक एप्लीकेशन देनी होती है, वो केस दोबारा दायर करना होता है कि भाई इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए, इस बंदे से पैसे लेके दिए जाएं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा मसला नहीं होता, तो वो जो अदालत जो है वो देखती है कि कहाँ पे बर्डन जो है वो मिनिमाइज हो सकता है, कम हो सकता है, तो उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपका जो है बेसिकली सीपीसी सारा तकरीबन मैंने कोशिश की है कि आपको जो है ना सारे का सारा ब्रीफ कर दूं। क्लास में भी आपको यही कहा जाता है, अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो है ना ये इसमें जो मेन मेन जो आपके कंटेंट्स हैं वो आज ख़त्म हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि आपको लिमिटेशन के बारे में जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए। तो लिमिटेशन में क्या करना है, लिमिटेशन एक्ट बेसिकली वो भी 1908 एक्ट ही है। तो उसके अंदर जो है हम लिमिटेशन के बारे में यानी कि हम ये मियाद के बारे में पढ़ेंगे कि एक केस की कितनी मियाद है, उसको कितनी देर में सुना जा सकता है, कितनी देर में अपील करवाया जा सकता है। तो उसके तकरीबन को 29 के करीब सेक्शन है और एक शेड्यूल है, 3 शेड्यूल थे पहले, अब ये एक शेड्यूल है। उस शेड्यूल के अंदर पूरा टाइम दिया गया है, पूरा वक्त बताया गया है, मसले मसाइल बताए गए हैं कि इस मसले के अंदर ये मसला बन जाए तो उसकी जो मियाद है दायर करने की वो 1 साल है, या मोस्टली 30 दिन होते हैं अपील के लिए, और 1 साल से लेकर 3 साल तक दूसरे केसेस में होता है, लेकिन वो डिफरेंट वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन के बारे में आपको पता हो कि आपके पास एक केस आया है, ठीक है, उसकी आपने अपील करनी है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आपने इसको कैसे मीट करना है चीज़ों को। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो आपने कितनी जल्दी इसको स्पीड अप करके उसको उसके लिए अगर आपने हाई कोर्ट में जाना है तो उसके लिए लीव टू अपील करनी है। लीव टू अपील का मतलब क्या है कि आपने जो है वहाँ पे एक सूट करना है कि इसकी मुझे इजाज़त दी जाए, जो मैंने आपको पहले बताया था कि उसके अंदर जो बताया जाए कि कितनी जो है ना वो आपने कितनी देर तक आपने इस केस को हम सुन सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जी अभी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाता है। अभी ये जो है हो सकता है कि ये मीटिंग ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी मेरे ख्याल में 5 मिनट हैं अभी। तो मैं इनके आपके स्पीकर ऑन कर देता हूँ, अगर आपने कोई जो है क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम आ गया है जी। तो अभी ये मुझे नहीं पता कि ये इसको कैसे किया जाता है। रनिंग आउट ऑफ टाइम में पैसे वगैरह मांगते हैं शायद, तो इसको भी कर दिया जाता है, अगर करेंगे तो फिर हो सकता है हम कर ही दें। तो ये है कि इसके अंदर आपने जो है इसकी टाइम को हम लिमिट को बढ़ाएंगे या अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये 30 दिन का 30 मिनट का ही टाइम देता है सिस्टम जो है। तो जी साजिद साहब कोई आपने क्वेश्चन करना है या नूर ज़्यादा गालबन नहीं, ठीक है सर। को A to Z जो है ना सही मैंने में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया है। जी सर, समझ ही प्रैक्टिकल नॉलेज से आती है, बहुत अच्छी समझ आती है। हाँ, वो इसी वजह से होती है ना कि आपके ये करने को तो आपके पास भी तो एक्ट है ना, आप घर में जाके पढ़ सकते हो। आप मैंने एक एक चीज़ देखनी होती है, सेक्शन के बारे में पता करना होता है, कोई मुश्किल चीज़ आ गई है जो मैं नहीं पता चलती वो दोबारा देखनी है। ठीक है, हम्म। इसको मुख्तलिफ जरिए से जराए से चेक करना होता है। ठीक है, जो जी। सेक्शन 140 मैंने पढ़ाया ना आपको,
तो ये जी सेक्शन आपको मैरीटाइम के बारे में, जो शिप्स के बारे में बताता है। तो ये एक आम बंदे को ये पता ही नहीं होता है। सेक्शन 140 की बात कर रहा हूँ, ये इस पर देखें। सेक्शन जी 140 जो मैंने आपको पहले शुरू में पढ़ाया ना, ये असेसेस इन काज ऑफ सैविज, ये जी बेसिकली जो शिप्स के बारे में, हमें तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं है लेकिन कराची के अंदर ये इम्प्लीमेंट होता है। ये सेक्शन बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट है। हम्म 140 के इसके बारे में, जो एपेलेट जुरिसडिक्शन है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ना, उसके अंदर वो जो मैरीटाइम यानी कि शिप्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, उसके जी जी बाकायदा एक्सपर्ट्स होते हैं। जैसे आपके इंजीनियर्स होते हैं ना, इस तरह मैरी शिप्स शिप्स के भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे हवाई जहाज़ के जो मुख्तलिफ आपके इंजीनियर्स होते हैं, वो सिर्फ एविएशन हवाई वाले, जहाज़ को। जी। एविएशन डिपार्टमेंट जो होता है। हाँ, जी नेविगेशन डिपार्टमेंट या एविएशन डिपार्टमेंट जो होता है ना, इसी तरीके से शिप्स जी का जी। भी डिपार्टमेंट होता है। उनको तो कहते हैं एडमायरटी या वाइस एडमायरटी कार्स ऑफ सैलवेज। यानी कि इसको अपने एक अलहदा ही उन्होंने लॉ दे दिया है। एडमायरटी भी एक लॉ है बेसिकली, जो कि हम्म शिप्स के बारे में बताता है। तो कोर्ट के पास इतनी नॉलेज होती नहीं है। कोर्ट क्या हम्म। करती है, कोर्ट प्राइवेट बंदे को हायर करती है, वो बंदा जो कि शिप्स के बारे में नॉलेज रखता है। तो उसको भी क्या किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि ना, आप सेकंड सब इसका सबसेक्शन 2 देखें अभी, सच असेसर शेल रिसीव सच फीस फॉर हिज अटेंडेंस, कि वहां पे वो गया है, उसने वहां से फीस ली है, टू बी पार्ट हम्म। बाय सच ऑफ द पार्टीज, पार्टी से वो पैसे लेगा। तो जी। ठीक है, एज अ कोर्ट में डायरेक्ट और एज में भी प्रिस्क्राइब। कोर्ट भी डायरेक्ट कर सकती है और पार्टीज भी दे सकती हैं। कोर्ट भी बताती है कि भी हाँ, इतने पैसे भी इनको दे दें। ठीक है, तो वो भी हम्म। देने पड़ते होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उनका बेनिफिट ही करना है ना, उसके जी टेक्निकली इसको नॉलेज देना होता है। ठीक जी है, तो ये चीज़ सारी है। कल इंशाल्लाह हम लिमिटेशन के बारे में, अभी मैं आपको थोड़ी देर तक, ये तो आपको मैंने दे दिया हुआ है, प्रोसीडिंग्स का सारी आपके पास अवेलेबल होंगी। तो मैं इसको ओवरव्यू आपके पास शेयर कर दूंगा कल, या हो सकता है थोड़ी जी देर में। ठीक। और सेक्शन आपका जो एक्ट है वो भी सारा मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर ठीक है। 29 के करीब सेक्शन है और एक शेड्यूल है। तो हम कोशिश करेंगे जितना हम इजी तरीके से, हमारे पास 2 माह भी पड़े हैं, ठीक है, उन जी दो सर। माह के अंदर हम इसको रिवाइज भी करें। और सीपीसी जी के बारे में जिस बंदे ने यूज़ करना है ना इसको, तो सीपीसी का कोई भी सेक्शन जिसको समझ नहीं आ रही, तो वो मुझे एक जी दिन पहले बताएगा। जी ठीक है, तो वो फिर मुझे जो है ना, क्या कहते हैं, एक दिन मुझे बताएगा, तो फिर मैं अगले दिन उसके बारे में ब्रीफ करेंगे या हम डिस्कशन करेंगे कि ये जो है, क्या कहते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे इस चीज़ को ना। जी ठीक है, ठीक है तो सर। बेस्ट ऑफ लक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तकरीबन टाइम पूरा हो गया है। ठीक है, ठीक है सर। और इंशाल्लाह मुलाकात होती है ना। ठीक ठीक है, है सर। ओके जी।